नमस्ते छात्रों, मैं आज आपको अनुवाद विषय पर विवरण देने जा रहा हूँ। अनुवाद क्या है? अनुवाद पढ़ने से क्या लाभ है और उनसे आप कौन सा विचार को प्राप्त कर सकते हैं और अनुवाद के प्रकार कौन से हैं? अनुवाद करने की तरीका कैसे है? ये सभी विचार आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दे देने जा रहा हूँ। आज मैं तो आपको अंग्रेजी या कन्नड़ से हिंदी में कैसे अनुवाद कर सकते हैं, इस विषय को लेकर यह वीडियो कर रहा हूँ। प्रथम मैंने यहाँ केवल अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने की विवरण दे दिया है। देखेंगे ये अनुवाद का उद्देश्य क्या है। मैंने यहाँ कुछ विषय को यहाँ दे दिया है। सीखने का उद्देश्य है अनुवाद विधा का ज्ञान कराना और एक है अनुवाद का प्रयोग कराना या अनुवाद को समझाना। अंग्रेजी या कन्नड़ से हिंदी भाषा के अनुवाद को समझाना इस वीडियो का उद्देश्य है। अनुवादों के नियमों का परिचय कराना भी है। अनुवाद की शुद्धता की ओर ध्यान देना, ये सभी सब कुछ विचारों को मैंने यहाँ उल्लेख कर लिया है। और अनुवाद सीखने का परिणाम अर्थात उनसे आपको क्या लाभ है, अर्थात उद्देश्य को पूर्ति करने के परिणाम क्या है। अनुवाद विधा का ज्ञान आप लोग करेंगे, व्याकरण का प्रयोग समझेंगे, अनुवादों के नियमों का परिचय करेंगे, अंग्रेजी या कन्नड़ से हिंदी भाषा के अनुवाद को आप समझ सकते हैं, अनुवाद की शुद्धता की ओर ध्यान देंगे। ये सभी अनुवाद पढ़ने से आपको लाभ या परिणाम। अनुवाद क्या है? मैंने यहाँ कुछ विचार को स्लाइड्स में दे दिया है। अनुवाद आज के युग की एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक भाषा के किसी विषय का दूसरी भाषा में रूपांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। ध्यान देना है, एक भाषा के किसी विषय का दूसरी भाषा में रूपांतर करना ही अनुवाद कहलाता है। हर भाषा का शाब्दिक, वाक्यात्मक, मुहावरा और लोकोक्ति विषय की अपनी विशेषताएं होती है। इसलिए शब्दशः अनुवाद नहीं करना चाहिए, अर्थात शब्द शब्द को अनुवाद के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक भाषा के लिए अपनी एक लिमिटेशन है। शाब्दिक हो सकता है, वाक्यात्मक हो सकता है, मुहावरे या लोकोक्ति विषय अपनी विशेषता होती है, इसलिए शब्द शब्द से अनुवाद नहीं कर सकते ही। अनुवाद में भावों की समानता होनी चाहिए। समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना अच्छा होता है। क्या है? समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना अच्छा होता है। भाषा के विभिन्न स्तरों का ध्यान में रखकर अनुवाद करने से उच्च कोटि का होता है, अर्थात भाषा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर अनुवाद करने से अनुवाद उच्च कोटि का होता है। और किसी अवतरण का या परिच्छेद का अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से विचारों को देख लीजिए। पहले पाठ पठन, अर्थात आपको जो पाठ दिया गया है या परिच्छेद है या पैराग्राफ है, उसे पठन करना है, अर्थात अच्छी तरह पढ़ लेना है। किसी अवतरण का अनुवाद करने के पूर्व उसे भाषिक तथा वैषयिक अर्थ की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। अर्थात जो परिच्छेद है, समझ लीजिए आपको अंग्रेजी भाषा में दे दिया है, उस भाषा का जो परिच्छेद है, उस अवतरण का अनुवाद करने के पूर्व उसे भाषिक तथा वैषयिक विषय की ओर अर्थ की दृष्टि से
पढ़ना चाहिए। बाद में पाठ विश्लेषण करना है। किसी अवतरण का अनुवाद करने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि कहाँ शब्द का अनुवाद करना है, कहाँ पदबंध का, कहाँ उपवाक्य का, कहाँ एक वाक्य को एकाधिक वाक्यों में तोड़कर और कहाँ एकाधिक वाक्यों में जोड़कर और कहाँ एकाधिक वाक्यों को एक वाक्य में मिलाकर अनुवाद करना है। तो वाक्य तो बहुत लंबा दिखाई पड़ता है, परंतु ध्यान देना है। तो एक परिच्छेद को पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ को या परिच्छेद को अनुवाद करने के पहले हमें यह विचार कर लेना क्या है। पहले शब्द कहाँ शब्द का अनुवाद करना है, अर्थात शब्द का अनुवाद कहाँ करना है ये विचार, और कहाँ पदबंध का अर्थात एक दो या एक शब्दांश को कहाँ अनुवाद करना है, कहाँ उपवाक्य का वाक्य और उपवाक्य वाक्य के साथ उपवाक्य रहता है उनका अनुवाद कहाँ करना है, और कहाँ एक वाक्य को एकाधिक वाक्यों में तोड़कर अर्थात एक वाक्य को दो वाक्यों में करना अनिवार्य है तो दो वाक्य में अनुवाद करना है, तो कहाँ करना है हमें ध्यान देना है। और एकाधिक वाक्यों में जोड़कर अर्थात एक दो अंग्रेजी के वाक्य हो सकते हैं, उसे हिंदी में एक वाक्य करना पड़ेगा, तो कहाँ जोड़ना है यह भी जान लेना है और नोट करना, और कहाँ एक अधिक वाक्यों को एक वाक्य में मिलाकर अनुवाद करना है। बाद में अवतरण को पढ़ने तथा विश्लेषण करने के बाद इसका अनुवाद करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि विषय, भाषा और शैली की दृष्टि से अनुवाद मूल अवतरण के निकट हो, भाषा में प्रवाह और अर्थ स्पष्ट हो। अर्थात ये सभी हो पढ़कर पाठ विश्लेषण होने के बाद अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए, और उस जो अनुवाद करने का अवतरण है उसको पढ़ने तथा विश्लेषण करने के बाद इसका अनुवाद करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि विषय, भाषा और भाषा और शैली की दृष्टि से अनुवाद मूल अवतरण के निकट हो। मूल अवतरण से निकट होना है, दूर ना होना है, और भाषा में प्रभाव और अर्थ स्पष्ट हो, अर्थात वह भाषा निरंतर चलती भाषा होना चाहिए और अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह अनुवाद करते समय विषयों को ध्यान देना है। अनुवाद के प्रकार, मैंने यहाँ कुछ अनुवाद के प्रकारों को उल्लेख कर लिया है कि अनुवाद करने की अपनी अपनी विधि है। विशेष के अनुसार अनुवाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अर्थात अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से किया जाता है। पर्याय के आधार पर अनुवाद, उनमें से ये भाग है पर्याय के आधार पर अनुवाद। अनुवाद में पर्याय के आधार पर अनुवाद की आवश्यकता रहती है। मूल भाषा के शब्दों को समझकर लक्ष्य भाषा में, अर्थात मूल भाषा क्या है अंग्रेजी, लक्ष्य भाषा क्या है हिंदी, अर्थात अंग्रेज से हिंदी में अनुवाद करते समय उसके समतुल्य शब्द खोजना, अर्थात अंग्रेज शब्द के समतुल्य हिंदी में शब्द को ढूंढना है या खोजना और प्रयोग करना आवश्यक होता है। हिंदी में अनेक पर्यायवाची शब्द है, अर्थात एक शब्द के लिए हिंदी में अनेक पर्यायवाची शब्द है। देख लीजिए, कमल, अरविंद, वारिज, नीरज, अंबु आदि केवल कमल के लिए अलग अलग शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु इस कमल के लिए अंग्रेजी में इनके लिए लोटस शब्द प्रचलित है। हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में होता है, अर्थात कमल शब्द का अलग संदर्भ में, अरविंद का संदर्भ में, इस तरह नीरज, अंब शब्दों को अलग अलग संदर्भ में।
तो अंग्रेजी में लोटस शब्द ही लिया जाता है। अतः सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना तथा उसे संदर्भ के अनुकूल बनाना ही आदर्श अनुवाद कहलाता है। तो उसे आदर्श अनुवाद कहते हैं या अनुवाद कहलाता है। विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद दूसरा प्रकार है विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद। विषय वस्तु पर आधारित अनुवाद के कई भेद हैं। उनमें एक है तकनीकी साहित्य का अनुवाद, जिसमें तकनीकी विषयों की शब्दावली का अनुवाद विषयज्ञों के लिए होता है। और दूसरा सरकारी साहित्य का अनुवाद, जिसके अंतर्गत सरकारी अभिलेखों का अनुवाद किया जाता है। विधि साहित्य का अनुवाद, जिसमें विधि से संबंधित विषयों का अनुवाद वैधानिक शब्दावली के अनुसार किया जाता है। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद, जिसमें कविता, नाटक, उपन्यास, यात्रा, कहानी, संस्मरण आदि का अनुवाद शामिल है। दर्शन शास्त्रों का अनुवाद, जिसके अंतर्गत तर्कपूर्ण शब्दावली के अनुरूप दर्शन शास्त्र तथा फिलॉसफी से संबंधित विषयों का अनुवाद किया जाता है। इतिहास के अनुवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद किया जाता है। राजनीतिक विषय के अंतर्गत राजनीतिक विषयों, मामलों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुवाद शामिल है। संचार क्षेत्र में अनुवाद के अंतर्गत समाचार एजेंसी, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन आदि से संबंधित सामग्री का अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट, शब्दानुवाद। जब मूल भाषा की सामग्री की प्रत्येक शब्द का अनुवाद उसी रूप में लक्ष्य भाषा में किया जाता है, उसे शब्दानुवाद कहते हैं। अर्थात जब मूल भाषा हमारी अभी लक्ष्य भाषा कौन सी है? हिंदी। मूल भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी मूल भाषा की सामग्री अर्थात जो सामग्री है कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद उसी रूप में लक्ष्य भाषा में किया जाता है, उसे शब्दानुवाद कहते हैं। यहाँ वादक का लक्ष्य भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से, अधिक शब्दों को यथावत अनुदित करने से होता है। बाद में नेक्स्ट प्रकार है भावानुवाद। भावानुवाद मूल रचना के भाव को पूर्णतः अनुदित रचना में अभिव्यक्त करता है। जैसे चार्ज एक शब्द है। चार्ज शब्द का अर्थ है भार डालना, कार्यभार सौंपना तथा बैटरी चार्ज आदि अर्थात अलग अलग अर्थ निकलता है। अंग्रेजी का चार शब्द है, हिंदी में एक भार डालना भी होता है, कार्यभार सौंपना या बैटरी चार्ज आदि शब्द का अनुवाद होता है। भावानुवाद में अनुवादक को कुछ घटनाओं में बढ़ाने या जोड़ने की स्वतंत्रता होती है। विशेष रूप से साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद में इसका प्रयोग होता है। सारानुवाद अनुवाद का और एक प्रकार है वह सारानुवाद। लंबी रचनाओं, लंबे भाषणों, राजनीतिक वार्ताओं, काव्य रचनाओं का कथ्य तथा मूल तत्वों की पूर्णता रक्षा करते हुए संक्षेप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सारानुवाद कहलाती है।
सारानुवाद किसे कहते हैं? लंबी रचनाओं, लंबी भाषणों, राजनीतिक वार्ताओं, काव्य रचनाओं का कथ्य अर्थात कथानक तथा मूल तत्वों की पूर्णता रक्षा करते हुए संक्षेप में प्रस्तुत करने की ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾರಾನುವಾದ कहलाती है. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾಷಣ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಸಾರಾಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜನೀತಿಕ ವಾರ್ತಾವು, ರಾಜನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಾರಾಂಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾವ್ಯ ರಚನಾವು ಅದರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಕವಿತೆಗಳು, ಅದರ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥ್ಯ और ಮೂಲ ತತ್ವ की पूर्णता की रक्षा होना चाहिए. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬಿಟ್ರೆ ಕಥಾನಕ ಉಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ दोष अथवा ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದು. इस तरह वही कर लेना है. इसमें मूल लेख की मुख्य बातों को सार रूप में लिखकर अनुदित किया जाता है. यह स्वतंत्र अनुवाद है. इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता रहती है. इसमें अनुवादक मूल रचना को पढ़कर प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है. उसी के आधार पर अनुवाद करता है. एक एक रुबाइयों का अनुवाद कई प्रकार से किया गया है. इसमें मूल कृति की छाया मात्र ही दिखाई पड़ती है. मूल कृति की छाया मात्र दिखाई पड़ती है, परंतु उसका पूर्ण सारांश ही वही रहता है. इसे सारानुवाद कहते हैं. नेक्स्ट, व्याख्यानुवाद. व्याख्या का मतलब है डेफिनेशन, उसका अनुवाद. व्याख्यानुवाद में मूल कृति की व्याख्या भी अनुवाद के साथ साथ की जाती है. यहाँ अनुवादक व्याख्याकार भी होता है. वह मूल कृति की बातें स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से उद्धरण प्रमाण या उदाहरण भी जोड़ सकता है. आशु अनुवाद. आशु अनुवाद को तुरंत अनुवाद भी कहा जाता है. जो आशु अनुवाद करता है उसे दुभाषिया कहते हैं. आशु अनुवाद करने वाले को दुभाषिया कहते हैं. अर्थात दो भाषाओं को भी उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए, और ये बोलते समय वह दूसरे अनुवाद में जिस तरह अंग्रेजी भाषा सुनता है, हिंदी में अनुवाद करके उन्हें बताना पड़ेगा. तो दुभाषी के पास सोचने समझने के लिए कुछ ही क्षण होते हैं. अर्थात अधिक समय नहीं रहता है, एक भाषण सुनना है और अनुवाद करके कहना पड़ता है, समय बहुत कम रहता है. लोकसभा, राज्यसभा चुनाव शैलियों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आशु अनुवाद को भी मांग रहती है. अर्थात ये आशु अनुवाद को कहाँ कहाँ आवश्यकता है? लोकसभा, राज्यसभा चुनाव शैलियों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आशु अनुवाद को मांग रहती है. पर्यटन केंद्रों पर भी आशु अनुवाद की आवश्यकता होती है. अर्थात पर्यटक आते हैं, तो पर्यटक आते समय अर्थात घूमने के लिए आते हैं, तो उस जगह का परिचय बताना चाहिए, तो उनको इनकी भाषा प्रश्न का उत्तर जानकर उनकी भाषा में ही उनको समझाना पड़ता है. ये आशु अनुवाद. नेक्स्ट, अभी हम विषय के लिए आए, अंग्रेज से हिंदी में अनुवाद. तो अंग्रेज से हिंदी में अनुवाद करना कैसा है, कौन कौन से विषयों को ध्यान देना है और वाक्यों का किस तरह अनुवाद करना है, ये सभी हम यहाँ देखेंगे. परिच्छेद को भी अंग्रेज से हिंदी में अनुवाद करते समय कुछ नियमों को अभ्यास करना चाहिए. अनुवाद की निश्चित रीति बताना संभव नहीं है. अतः यही रीति है हम बिल्कुल निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों की तरह वाक्यों की रचना भी
अनंत होती है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अपनी भाषा की पद संगठना तथा वाक्य रचना की रक्षा करनी चाहिए। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रियापद आते हैं। ये तो ध्यान देना, अब सभी को मालूम है हिंदी में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रियापद आते हैं। उदाहरण के लिए राम ने खाना खाया, तो राम कर्ता है, खाना कर्म है, खाया क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, राम कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया। अतः कर्तृ कर्म क्रिया हिंदी में होना है। अंग्रेजी में जैसे देख लीजिए, एन आइडियल स्टूडेंट प्रिपेयर्स हिज डेली लेसन। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, एन आइडियल स्टूडेंट प्रिपेयर्स डेली लेसन। आदर्श छात्र अपने दैनिक पाठ प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी की स्पष्ट हुआ है ना? ये अंग्रेजी वाक्य को आदर्श छात्र अपने दैनिक पाठ प्रस्तुत करता है, इस रूप में अनुवाद कर सकते हैं। अंग्रेजी की वाक्य रचना में पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म पद आते हैं। कर्म पद बाद में आते हैं। पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, अंत में कर्म है। हिंदी में तो कर्तृ कर्म क्रिया है। अनुवाद करते समय मूल भाषा में आए एक आध शब्द को छोड़ा भी जा सकता है। ऐसे करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल वाक्य का पूरा अर्थ विकृत ना होने पाए। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ दोष ಆಗಬಾರದು। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ऐसे कर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल वाक्य का पूरा अर्थ विकृत ना होने पाए, अर्थ निकलना चाहिए। ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, देयर लिव्ड ए सेंट नेम्ड तुकाराम। हिंदी में देख लीजिए, तुकाराम नामक एक संत रहते थे। इट इज रेनिंग, हिंदी में वर्षा हो रही है। इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, प्रातः काल के 6 बजे थे। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯವು ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ वाक्य रचनेಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ बदलावने, इस तरह परिवर्तन करके अनुवाद भी कर सकते हैं। और आवश्यकतानुसार अनुदित वाक्य विन्यास में एक आध नए शब्द अलग से जोड़े भी जा सकते हैं। इससे वाक्य रचना में प्रभाव आ जाता है और वाक्य जानदार हो जाता है। ऐसा ना हो कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो जाए। आवश्यक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना होना है। देख लीजिए, अंग्रेज में यहाँ एक वाक्य दिया है, व्हाट आर यू अबाउट। व्हाट आर यू अबाउट का अनुवाद इस प्रकार होगा, आप किस सोच में पड़े हैं, या आप किस बात में लगे हैं, अथवा आप किस चक्कर में हैं। ये तीन वाक्यों को अंग्रेज में एक ही वाक्य में अनुवाद कर सकते हैं, या इसका अनुवाद का हिंदी में इस तरह कर सकते हैं, आप किस सोच में पड़े हैं, व्हाट आर यू अबाउट, या आप किस बात में लगे हैं, आप किस चक्कर में हैं। अंग्रेजी के एक वाक्य का अनुवाद प्रसंगानुसार इन वाक्यों में किया जा सकता है। कभी कभी ऐसे अवसर और स्थल भी आते हैं जबकि अंग्रेजी के कई शब्दों का अनुवाद हिंदी के एक ही शब्द द्वारा हो सकता है। यहाँ मैंने 4 वाक्य दे दिए हैं, देख लीजिए। आई एम एट लॉस टू डिटरमाइन व्हाट टू डू।
इसका अनुवाद हिंदी में मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। अंग्रेजी में और एक वाक्य है, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ आवर फैमिली। हिंदी में वह हमारे वंश का कुलांगर है। ही हैड एन अपॉलजी फॉर ए मील। उसने नाम मात्र का भोजन किया। द ओल्ड मैन इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। वृद्ध पुरुष मरणसन्न है। ये दो विभाग को देखते समय यहाँ तो अंग्रेजी में दिया है और यहाँ तो हिंदी में दिया है। ये वाक्यों को देखते समय अनुवाद के विधान तो आप समझ में आए। इसके विपरीत कभी-कभी अंग्रेजी के शब्द का अनुवाद हिंदी के कई शब्दों के प्रयोग द्वारा होता है। खासकर अंग्रेजी के मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करते समय हिंदी में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। उदाहरण, ही टॉक्स बिग। इसके अनुवाद इस प्रकार है, वह बड़ी बड़ी बातें करता है। ही टॉक्स बिग, परंतु हिंदी में अनुवाद, वह बड़ी बड़ी बातें करता है। दूसरा, ही इज ए टर्न कोट। वह अपने सिद्धांतों पर अटल नहीं रहता। माइट इज राइट। हिंदी में जिसकी लाठी उसकी भैंस हिंदी मुहावरा है। माइट इज राइट। ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत है। हिंदी में ये बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। इस तरह अनुवाद भी कर सकते हैं। अंग्रेजी के वाक्य खंडों का अनुवाद करते समय में भी अपनी भाषा की प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि मूल वाक्य खंड का अनुवाद हिंदी के एक शब्द में हो जाए या अनेक शब्दों का प्रयोग करना पड़े। हर हालत में हिंदी भाषा की प्रकृति का ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, sleight and hand, greed of money, the struggle for existence, sailing in the air, dear of life। इसका हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दोष गुण, यहाँ केवल हाइफन के द्वारा एंड को हमने मिलाया है। और स्लेट ऑफ हैंड, हस्त कौशल। ग्रीड ऑफ मनी, धन लिप्सा। द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, गगन विहारी। डियर ऑफ लाइफ, प्राण प्रिय। हिंदी अनुवाद में सबसे बड़ी कठिनाई अंग्रेजी मुहावरों और कहावतों के रूपांतर में होती है, क्योंकि अंग्रेजी में इनका अपना अर्थ होता है। हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं में वही भेद है जो भेद दोनों के मुहावरों में है। अतः अंग्रेजी के मुहावरों का अर्थ जाने बिना उनका अनुवाद करना ठीक ना होगा। सच तो यह है कि अंग्रेजी मुहावरों का हिंदी रूपांतर व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पहले मूल मुहावरों के अर्थ जान लें और फिर अपनी भाषा में उनसे मिलते जुलते मुहावरे खोजें। मुहावरों के स्थान पर मुहावरों की खोज करना एक मुश्किल काम है, लेकिन अनुवाद में वास्तविक प्रवाह और वाक्य रचना में ओज
लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मूल भाषा के मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद करना एक भारी संकट मोल लेना है, क्योंकि शब्दानुवाद के द्वारा मुहावरों का अनुवाद असंभव है। यहाँ हम अंग्रेजी के कुछ मुहावरों और कहावतों के साथ उनके हिंदी रूपांतर दे रहे हैं विद्यार्थियों को, अतः आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। और अगले स्लाइड्स में मैंने अनुवाद के नमूनाओं को दे दिया है। यहाँ ऊपर देख लीजिए, अंग्रेजी में एक परिच्छेद है और उसका अनुवाद हिंदी में कर लिया है। मैं तो ये पढ़ता जाऊंगा और आपको यह नोट्स पढ़ते समय उसका अनुवाद तो मालूम पड़ेगा। अंग्रेजी में यह है, ट्रैवलिंग डेवलप्स आवर नॉलेज एंड आउटलुक. We can improve ourselves by adopting the good methods followed by various nations. Traveling really helps and advancement of civilization. All people cannot undertake journey by they can learn about the unknown places from the books written by the travelers. If the travelers have not described their journeys and given an account of the new places they visited, we would not have known such useful information. देख लीजिए, इसी का अनुवाद इस तरह दिया गया है। यात्रा हमारा ज्ञान और दृष्टिकोण को अभिवृद्धि करता है। हम अपनी अभिवृद्धि उत्तम पद्धति अपना कर सकते हैं। अनेक देशों से पद्धति जान सकते हैं। यात्रा सभ्यता का परिचय देती है। सब लोग यात्रा कर नहीं सकते हैं, परंतु वे जो व्यक्ति यात्रा करके पुस्तक रूप में लिखे हैं, उनसे अपरिचित स्थलों के बारे में जान सकते हैं। अगर ये प्रवासी पुस्तकों में वर्णन नहीं करते, अपनी यात्रा के बारे में विवरण नहीं देते, तो हम अपरिचित प्रदेशों के बारे में उपयुक्त नहीं जान सकते हैं। ये एक नमूना है और एक मैंने नमूना दे दी है, यहाँ देख लीजिए। When Nehru suddenly died, the question before the country was, who after Nehru? Lal Bahadur was there to fill his place in Indo-Pakistan neighbors. Lal Bahadur was born and brought up in poverty. He rose to high office of Prime Minister. Even as a Prime Minister, he was very simple in his dress and food. For his great services, he was honored with the Bharat Ratna after his death. तो नेहरू के संबंध में यहाँ हिंदी में अनुवाद देख लीजिए। अचानक जब नेहरू जी मर गए, तब देश के सामने एक प्रश्न यह था कि नेहरू के बाद कौन? लाल बहादुर उनका आस्थान संभाल लिए थे। एक चुने हुए प्रधानमंत्री थे। वे धैर्य से भारत पाकिस्तान के युद्ध में कार्य किए। यह 1965 ईस्वी में, परंतु इन्होंने दोनों देशों में शक्ति और सहकार चाहते थे। लाल बहादुर गरीब परिवार में जन्म लिए। प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्य किए। प्रधानमंत्री होते हुए वस्त्र और आहार में सरल थे। उनकी महत्वपूर्ण सेवा को देकर भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया।
यह उपाधि उनके मरण के बाद दिया गया। इतना विषय को मैंने आपको अनुवाद के संबंध में दे दी है। यह अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में करना आपके सिलेबस में दे दिया गया है। दो तरह के अनुवाद करने के लिए, एक है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, अंग्रेजी या कन्नड़ भाग से आपको हिंदी में, और हिंदी से कन्नड़ या अंग्रेजी में। तो अगला स्लाइड या दूसरे दिन, अगले दिन मैं आपको हिंदी से अंग्रेज में अनुवाद करने के बारे में तो बता दूंगा। आज यहाँ मैं तो पाठ समाप्त कर लूंगा। आपको अच्छा हो जाए, घर में रहिए, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। नमस्ते।